आधा कार्यकाल 64% वादे पूरे, 36% शेष रहे। छत्तीस फीसदी वादों में से 8% में केंद्र की सहमति जरूरी। शेष 28% वादों को जल्द पूरा करने पर फोकस। आठ फीसदी वादों के लिए राज्य सरकार केंद्र को लिखेगी पत्र। केवल 8% बिंदु ऐसे थे जिन पे जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी, तो उसके लिए भी पत्र हमने लिख दिए हैं। सेवा और सुशासन पर है सरकार का विशेष ध्यान। कोरोना काल के बावजूद अधिकतर वादे धरातल पर उतारे। वादों की डगर कितना सफर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। सरकार अपने घोषणा पत्र में जिन 8 वायदों पर केंद्र की सहमति नहीं मिलने की वजह से काम नहीं कर पाई, उन्हें लेकर केंद्र को लिखा जाएगा। पिछले कुछ दिनों से घोषणा पत्र और चुनावी वायदों को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। 64% वादों को पूरा कर लिए जाने का दावा है और बाकी को जल्द पूरा कर लेने का वादा। अमूमन सरकारों को घोषणा पत्र अपनी सरकार के चौथे 5वें साल में याद आता है, लेकिन गहलोत ने अपने तीनों कार्यकालों में मैनिफेस्टो को नीतिगत दस्तावेज बनाया है। वैसे इसको लेकर चर्चा यह भी है कि घोषणा पत्र को लेकर दिखाई गई गंभीरता असंतुष्ट खेमे का मुंह बंद करने के लिए भी जरूरी थी। अब ताम्रध्वज साहू, जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं, सरकार के कामकाज पर मुहर लगा चुके हैं। तो आज प्राइम डिबेट में इन तमाम पहलुओं पर इन सवालों के जरिए चर्चा होगी कि क्या चुनावी वादों पर सरकार का काम संतोषजनक है, वादा फरामोशी के विपक्ष के जो आरोप हैं उनमें कितना दम है, और केंद्र की सहमति से जो काम रुके हुए हैं ये बात कितनी सही है, ये आरोप कितना सही है। राखी राठौड़ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप, और अवधेश आकोदिया हैं, आप पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। डॉक्टर प्रदीप जी, अपने 2.5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर आप लोगों ने खुशी जताई है पिछले कुछ दिनों से लगातार सिलसिलेवार तरीके से। आपको इत्मीनान है कि मतदाता भी इतना ही खुश होगा और 2023 में वो इसी शक्ल में आपको रिटर्न गिफ्ट देगा? देखिए, दिसंबर 2018 में जब राजस्थान की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट बैठक में ही हमने घोषणा पत्र को एक नीतिगत दस्तावेज का रूप दिया था। इसी के साथ साथ घोषणा पत्र के पहले वादे को पूरा करते हुए किसानों को कर्ज माफी की घोषणा भी की थी। तब से आज तक 31 महीने के समय में हमारी सरकार ने घोषणा पत्र के 64% वादे पूर्ण कर दिए हैं। इसके अलावा 28% वादों की क्रियान्वित की जा रही है। इस कार्यकाल में प्रदेश सरकार के सामने कोविड की विकट चुनौती हमारे सामने आई। इस चुनौती में प्रदेश को न सिर्फ मानव संसाधन की अपितु आर्थिक संसाधनों का नुकसान हुआ। प्रदेश के राजस्व में 70% की गिरावट आई। कोविड के कारण सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को जारी रखना भी चुनौतीपूर्ण हो गया था। इसके बावजूद हमने प्रदेश के विकास को गति को धीमा नहीं होने दिया। कोविड बना कार्यकाल में हमारी सरकार ने पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील शासन दिया है। प्रदेश के सभी वर्गों तथा युवा, महिला। डॉक्टर प्रदीप जी, आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं मुझे लगता है। डॉक्टर प्रदीप जी, आपने जो लिखा है वो भी आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन राखी राठौड़, जो ही आपने कहा ना, किसानों की कर्ज माफी हम लोगों ने सबसे बड़ा वादा हमारा ये था जिसको हमने पूरा किया। इस पर इनकी पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है, कोविड प्रबंधन पर और बाकी चीजों पर भी अपन बात कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा वादा यही था, सबसे बड़ा गेम चेंजर भी इसी को माना गया था, और इसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी शुरू से सवाल उठाती आई है। पहले राखी राठौड़ के सवाल ले लूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। बोलिए राखी राठौड़। देखिए जेपी शर्मा जी, जिस तरह से प्रदीप जी ने अभी रटाया कुछ ऐसा जवाब जो कि उन्होंने सब तैयार कर रखा है वो बोला, लेकिन जनता देख रही है कि किस तरह से आपने अपने घोषणा पत्र के अंदर कर्ज माफी की बात कही
लेकिन कर्ज माफी जो 99,000 करोड़ की होनी थी, जिसको 7,000 करोड़ में आपने समेट दिया, किसानों के साथ में जिस तरह से आपने एक कहें कि चीट किया है, आपने झूठा वादा करके आप लोग यहां पर आए। दूसरी बात देखिए, जिस तरह से घोषणा पत्र के बारे में ये कह रहे हैं कि हमने सरकारी दस्तावेज बनाया और तीनों कार्यकाल में, अशोक गहलोत जी की तीनों कार्यकाल के अंदर ये दस्तावेज बना, आपने देखा कि इनके कार्यकाल के बाद में कांग्रेस की क्या हश्र होता है, किस तरह से धरातल पे कांग्रेस आती है, ये भी हम लोगों ने देखा है। अगर घोषणा पत्र की इतनी सारी चीजों को इतना सीरियस लेकर के सरकार में सरकारी दस्तावेज बना के काम करते तो ऐसा नहीं होता कि 2013 के अंदर 21 सीटों पे आकर के आप सिमट जाते। तो झूठी बात नहीं कहे। और एक बात और प्रदीप जी, मैं चाहूंगी कि इस डिबेट को इस तरह से टर्न करें, आप पॉइंट टू पॉइंट बताइए। इस तरह से लंबा भाषण देने के लिए ना तो मुझे लगता है कि लोग यहां बैठे हैं। आपने 64% काम किए, कौन कौन से काम किए वो बता दीजिए, कितने कितने किए वो बता दीजिए, और मैं बताती हूं आपको कि कौन कौन से वादे आपके युवराज करके गए थे। 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिन के गए थे, लेकिन आपने आज तक वो वादे पूरे नहीं किए और इसीलिए आपके काम पूरे नहीं हुए। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपके ही एक विधायक इस्तीफा देके बैठे हैं कि उनका काम नहीं हुआ। जब काम नहीं हुआ तो ही इस्तीफा दिया ना, अगर काम हुआ होता तो क्यों आपके विधायक जो सीनियर विधायक है वो इस्तीफा देकर के बैठते। तो निश्चित तौर पे काम तो नहीं हुए। और पॉइंट टू पॉइंट बताइए प्रदीप जी, भाषण सुनने कोई नहीं बैठा यहाँ पे। आप प्रदीप जी बोलिए। जिन विधायक महोदय की बात कर रही हैं, इस प्रदेश में 200 विधायक हैं और माननीय मुख्यमंत्री जो सरकार चला रहे हैं उनके लिए 200 विधायक उनकी अपनी प्रायोरिटीज में हैं। एक विधायक की प्रायोरिटीज पर उनकी मांगे रखने पर क्या सरकार चलती है? विधायक की बात छोड़िए, विधायक तो 5 साल में इनकी पार्टी के विधायक सदन में खड़े हो करके इनकी पार्टी को ही घेरते रहे। एक नहीं 5 विधायक कम से कम ऐसे रहे जिन्होंने इनकी पार्टी के ऊपर, इनकी सरकार के ऊपर सवाल उठाए। सबसे पहले बात करिए, देखिए सबसे बड़ा मामला जो था वो कर्ज माफी का था। और अवधेशा को आपके पास भी आऊंगा इस सवाल को लेकर के। मैं कर्ज माफी बहुत बड़े स्तर तक हो चुकी है और उसके बाद जो बची है उसका कारण सिर्फ कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक तंत्र का कुछ हद तक हिल जाना था। और मैं समझता हूं जिस प्रदेश की 70% राजस्व अगर हिल जाए या डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी सारी क्रियान्वित जो उसका पॉलिसी मैटर थे वो सब डेफर हुए हैं। अगर 99,000 में से 7,000 पेमेंट करना यानी 7% काम है, सिर्फ 7% कर देगी। नहीं, जैसे राजस्व की वसूली और राजस्व ठीक होगा, हम इस व्यवस्था को बिल्कुल लागू करेंगे। ठीक है, मुझे बताइए राखी राठौड़ मैडम, एक मिनट। और सबसे पहले प्रदेश के ठीक है प्रदीप जी, आता हूँ आपके पास वापस। जीवन को बचाए रखना, उनके रोजगार धंधों को बचाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए सरकार को प्राथमिक स्तर पर जो आपातकालीन स्थिति आती है उससे निपटने की आवश्यकता होती है। जो सरकार का घोषणा पत्र है उसमें से 64% हमने पूरे कर दिए, 28 पे काम चल रहा है और 8% जो उसकी सेंटर की स्कीम्स है उस पर चर्चा चल रही है। अवधेश राकोदिया जी, पहले आपसे पूछ लेता हूं, फिर राखी राठौड़ से सवाल कर लूंगा। ये जो 2 चीजें ऐसी पिछले हाल के 4-5 वर्षों में ऐसी हुई जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान सरकार लगातार ये कहती रही, पार्टी लगातार इस बात को डिफेंड ही करती रही आखिर तक। कांग्रेस हमलावर रही 2013 से 18 के बीच के आखिरी सालों में कि आपने 15 लाख नौकरियों का वादा किया था और भाजपा इस बात को क्लैरिफाई करते रही, इस बात को क्लैरिफाई करने में पसीना बहाती रही कि नहीं, नौकरियों का वादा नहीं किया था, रोजगार का वादा किया था, किसी भी शक्ल में हो सकता है। 2019 में 2018 के अंत में जब कांग्रेस की सरकार आई उसके बाद से ये तिलिस्म नहीं टूटा है कि ये जो कर्ज माफी थी ये संपूर्ण कर्ज माफी थी या ये जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी कर्ज माफी थी, सहकारी बैंकों की कर्ज माफी थी या निजी बैंकों की भी कर्ज माफी थी। राखी राठौड़ अब जो 99,000 करोड़ का बता रही हैं वो सबकी सकल जो कर्ज माफी है उसका आंकड़ा आकर ठहरता है। ये सरकार इस बात को कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि हमने सहकारी बैंक और जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी कर्ज माफी की बात की थी, जो हम कर चुके हैं या करीब करीब कर चुके हैं। मेरा सवाल आपसे ये है अवधेश राकोदिया जी कि ये बहस स्टूडियोज में भी हो गई, सोशल मीडिया पे भी हो गई और विधानसभा के फ्लोर पर भी ये बहस हो चुकी है, उसके बाद भी ये नतीजे इन दोनों ही मामलों में नतीजे नहीं आ पाए। स्थिति वैसी ही है जैसे स्टार लगाकर कर दिया जाता है शर्तें लागू। अब समझ में आता है कि ये आइडिया जो है विज्ञापन वालों को, वो जो पार्टीज हैं उनके मैनिफेस्टो से ही उसकी गंगोत्री है, कहीं न कहीं से वहीं से निकला है ये। अवधेश राकोदिया बोलिए। जी बिल्कुल जेपी जी, आपने बिल्कुल ठीक तुलना की। जिस तरह से विज्ञापन आता है, एक छोटा सा स्टार लगा होता है, नीचे लिखा होता है नियम और शर्तें, इसी तरह से जो चुनाव के घोषणा पत्र होता है राजनीतिक दलों को कुछ वादों पर
इस तरह के स्टार भी लगा देने चाहिए, और कुछ वादों पर ही नहीं, ऊपर ही लगा देने चाहिए। जैसे कांग्रेस ने पिछले साल चुनाव के समय जारी किया था जन घोषणा पत्र, तो उस पर स्टार लगा देते छोटा सा कि इसमें नियम और शर्तें लागू हैं। देखिए, राजनीतिक दल जितने भी हैं, इसमें कोई एक पर्टिकुलर एक दल शामिल नहीं है। राजनीतिक दल जितने भी हैं वो अपनी सहूलियत के हिसाब से सच गढ़ लेते हैं। चाहे किसी भी सरकार का उदाहरण उठा के देख लीजिए आप नौकरियों की बात करेंगे चुनाव के समय, लेकिन जब आपकी सरकार आ जाएगी आप रोजगार पे आ जाएंगे। आप कर्ज माफी की बात करेंगे, लेकिन जब सरकार आ जाएगी तो आप उसमें जो सहकारी बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, निजी बैंक है, इस तरह से उनमें आप अंतर करने लगेंगे। जब चुनाव होता है, जनता से दिल खोलकर वादे किए जाते हैं सत्ता में आने के लिए, लेकिन सत्ता में आने के बाद पता होता है कि आपकी लिमिटेशन है, आपके पास लिमिटेड रेवेन्यू है, उसी का कलेक्शन है, उसी में से आपको खर्च करना है, तो सारे वादों को पूरा करना संभव नहीं होता है। लेकिन एक चीज इसमें अच्छी हो रही है। देखिए, पहली बात तो चुनाव जो जन घोषणा पत्र है उसको एक नीतिगत दस्तावेज बनाना, और इस बार वो तो पिछली दोनों सरकारों में हुआ था अशोक गहलोत की, लेकिन इस बार एक अच्छी चीज हुई है जो जन कल्याण पोर्टल है, जिसमें दावा किया गया है कि 64% वादे पूरे हो गए हैं। उनकी बाकायदा पूरी लिस्ट है कि हमने वादा किए थे और ये पूरे हो गए। तो राखी राठौड़ जो पूछ रही हैं, राखी राठौड़ जी, वो वहां जाकर देख सकती हैं। मैंने भी देखा है वहां पर, हालांकि वो अभी क्रॉस चेक नहीं किया है कि कितने वादे पूरे हुए कितने नहीं हुए। ठीक है, राखी राठौड़ कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं कहना चाह रही हूँ, 1.5 साल से मुख्यमंत्री अंदर बैठ करके सिर्फ एक कमरे में बैठ के समीक्षा बैठक करते हैं। और अवधेश जी, आप भी जानते हैं कि जब तक कंफर्म नहीं हो, जनता के बीच में रहते हैं सर, आप जाके चेक कीजिए कि किस तरह से वादे पूरे हुए। जहां तक जन घोषणा पत्र की बात है, इनके पहला पेज में लेकर आई हूं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 दिन में किसानों की कृषि ऋण माफी करेंगे। लेकिन उसमें कहीं ये स्पेसिफाइड नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है ये वाले बैंक वाले जो है ऋण माफ नहीं करेंगे, इस बैंक के ऋण माफ नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पे देखिए, धोखा दिया है प्रदीप जी आपने लोगों को, ये बात माननी चाहिए। और जिस तरह से अवधेश जी बोल रहे हैं कि सरकार में आने के बाद मालूम चलता है कि इतने सारे वादे हम पूरे नहीं कर सकते, तो निश्चित तौर पर 64% वादे पूरा होना सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। आप खुद देखिए कि बिजली के बिल की बढ़ोतरी नहीं होगी, ये बात इन्होंने कही थी कि अगर हम सरकार में आए, और आज देश के अंदर सबसे महंगी बिजली है तो राजस्थान के अंदर है, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल है तो राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो राजस्थान में। ये भी तो कहा था कि रोजगार के जो हम सृजित करेंगे नए आयाम, लेकिन वो सृजित नहीं किए। अब देखिए, आप कहा ये बात कि सबकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, वो सुरक्षा की व्यवस्था में आज ये स्थिति है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में हम लोग सबसे ऊपर आ रहे हैं महिला के प्रति अत्याचार में। तो ये स्थिति राजस्थान के अंदर है। 64% का सिर्फ और सिर्फ चला हुआ है। वो शायद अपने लोगों के लिए, या जो आका आपके दिल्ली से आए थे उनको मनाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। धरातल पे काम जीरो है। जहां तक मुझे याद है, किसानों की के लिए जो बिजली दर है उसको नहीं बढ़ाने की बात थी राखी राठौड़ मैडम। आम उपभोक्ताओं के लिए, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर बढ़ाने की बात थी या नहीं थी, मुझे ठीक से याद नहीं, मुझे लगता है कि नहीं था ऐसा। लेकिन प्रदीप चतुर्वेदी जी, सवाल उठता है जब भी सरकार को लेकर भाजपा सड़कों पर आती है, सवाल उठता है कानून व्यवस्था को लेकर, सवाल उठता है जो स्थानीय स्तर पर महंगाई का ठीकरा फोड़ा जाता है कि वैट आप लोगों ने इतना ज़्यादा कर रखा है, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, वैट यहाँ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ओवरऑल महंगाई बढ़ी हुई है। इस तरह के जो सवाल उठते हैं उसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपके पास कोई तथ्य हैं, कोई आंकड़े हैं, तो आप बोलिए। देखिए शर्मा जी, जो बात आप कह रहे हैं, जैसे राखी जी ने भी कहा कि कमरे में बैठकर मुख्यमंत्री काम करते हैं, काम कमरों में ही होते हैं, मैदानों में नहीं होते हैं। अच्छा। और वो इक्विप्ड हैं। मैंने राखी जी की पार्टी के नेताओं ने किए हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में करके दिखाया है, लाखों की भीड़ को संबोधित किया है, लाखों की भीड़ के बीच में गए हैं कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद। कि आपका ये बचकाना बयान कि कमरे में बैठते हैं और निकलते नहीं है, निकलने से काम नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस आपदा का अवसर का लाभ उठाते हुए केंद्र की व्यवस्था में गांव के जानी और सरपंच, ग्राम सेवा, ग्राम पंचायत के लोगों से बातचीत की है। इसलिए आपका ये कहना कि घर बैठ के काम करते हैं, कमरे में काम करते हैं, ये उचित नहीं है। और जहां तक रही बात उसकी महंगाई की, तो महंगाई में बाजार सरकारें के उसमें नहीं आती है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय स्तर पर बाजार को नियंत्रित करे, तो इस महंगाई को रोके। ये प्रदेश का काम नहीं है, केंद्र सरकार का काम है, और केंद्र सरकार इसमें असफल है। और केंद्र सरकार ने इस पर बिल्कुल मुंह मोड़ रखा है। आप देखिए कि पेट्रोल की कीमतें पूरे देश में जिस स्तर बढ़ रही है, डीजल की बढ़ रही है, राजस्थान में बढ़ेगा तो बाजार की कीमतें बढ़ेंगी, बाजार की कीमतें बढ़ेंगी। उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? लेकिन आपने जिस तरह से व्यवस्था कर रखी है, आप जिन लोगों को ठग रहे हैं आप महंगाई के नाम पर, उसमें इस देश के लोग कभी आपको माफ नहीं करेंगे। ये बार बार आरोप ये भी लगता है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि सरकार का जो अधिकांश समय था
वो तो एक तो बाहरी महामारी थी जो सारी दुनिया में फैली हुई है, एक सरकार के अंदर की बीमारी थी जो पहले दिन से ही उससे सरकार को लड़ना पड़ रहा है, पार्टी को लड़ना पड़ रहा है। उसको सेटल करने में ही अधिकांश ऊर्जा खर्च हो गई। इस वजह से शायद और बेहतर काम हो सकता था जो नहीं हो पाया। प्रदीप जी, संगठनात्मक स्तर पर जो काम होने हैं, पार्टी में जो मतभेद हो सकते हैं, उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूरी तरह से निपट रहे हैं और आला कमान उनके साथ है। और जहां तक इसकी मतभेद की बात हो रही है, वो हमारा पार्टी का मामला है, उसे हम निपट लेंगे। उससे सरकार के किसी काम पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और इस काम का जिम्मेदारी करने की बात जो मुख्यमंत्री जी की है, उसमें मुख्यमंत्री की तारीफ प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। इसलिए इस बात को लोकल स्तर पर उठाना और कहना, उनके प्रति बात करना, मैं सोचता हूँ अन्याय है। राखी मैडम, ये बात जो प्रदीप जी ने कही, अक्सर बहस में आपकी पार्टी के जो दूसरे प्रवक्ता हैं वो भी नकारते हैं इस बात को, जबकि ये तथ्य है कि राजस्थान को कोविड मैनेजमेंट के मामले में ये माना गया कि राजस्थान ने लीड किया है। भले ही वो भीलवाड़ा मॉडल हो, भले ही वो सबसे पहले लॉकडाउन लागू करना हो, भले ही वो बाहर के मजदूरों को बुलाने की व्यवस्था या उसकी याद दिलाना हो, इस तरह की तमाम चीज़ें थी जिस पर मुहर लगाई प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी ने कि राजस्थान अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रहा है। ऐसा नहीं हुआ था क्या? देखिए, निश्चित तौर पे आपने सही बात उठाई कि जब भीलवाड़ा मॉडल आया था तो प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की तारीफ की थी। उस समय उन्होंने एक परिवार के बड़े सदस्य के रूप में जो अच्छा काम किया उसकी तारीफ की। लेकिन उसके बाद जब आप ये समझते हैं इस बात को कि अगर मान लीजिए किसी परीक्षा में मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आऊं तो जरूरी होता है कि मुझे उस परफॉर्मेंस को लगातार मेंटेन करना। अगर भीलवाड़ा मॉडल बहुत अच्छा था और वहां पे आपने मेंटेन किया, तो आगे रामगंज में क्यों नहीं इसको कर पाए, आगे आप कोटा में क्यों नहीं कर पाए, आप जोधपुर में क्यों नहीं कर पाए? अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल रखते हुए तारीफ की थी, लेकिन उस परफॉर्मेंस को मेंटेन तो रखती राजस्थान सरकार। सिर्फ एक झुंझुने को लेकर कि साहब हमारी तारीफ कर दी, हमारी तारीफ कर दी, उसके बाद लोगों को जो परेशानी हुई उसकी जिम्मेदारी भी तो राजस्थान सरकार को लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हर काम के लिए, जैसा अभी इन्होंने कहा, देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि संगठन में जो प्रॉब्लम है इससे जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसकी वजह से जनता का कोई काम नहीं रुका। सबसे बड़ी शर्म आनी चाहिए प्रदीप जी आपको कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है आज राजस्थान के अंदर, आज ये स्थिति है कि राजस्थान में कोई सुनने वाला नहीं है। यहां पर ये स्थिति इतनी खराब हो गई और आप ये बात कह रहे हैं कि साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, कमरे में बैठे हो। अगर कमरे में बैठ के ही काम होने थे तो क्यों? अब आपको डिजिटल जमाना है ना, ऐसे ही आपको वोट मिल जाएंगे, फिर आप कमरे में बैठकर काम कीजिए। आपको दिखता नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है? वो तो सीएम के ट्वीट लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो सारे देश को दिख रही है। तो सबकी नजरें दिल्ली के ऊपर है, जहां 9 साल के बच्चे से बलात्कार हुआ है और जहां की पुलिस जो है बलात्कार हुआ उसको जला दिया गया, जहां की पुलिस सीधे सीधे आप ही के पास है वहां। तो सवाल तो सब तरफ है, सवाल तो सब तरफ है। बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन क्या है, कांग्रेस हर काम में राजनीति करती है। दो काम है, जो काम गलत किया, जो राजस्थान के अंदर नागौर में घटना हुई उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे राहुल गांधी जी, लेकिन यूपी के बारे में बात करेंगे, दिल्ली के बारे में बात करेंगे। किसी भी तरह की इस तरह की घटना होती है, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि इस तरह की घटना हो, लेकिन कांग्रेस का जो है काम और सिर्फ इसमें एक राजनीति करना। और आपने देखा किस तरह से आप कहते हैं कि अपराधों को मानना, अपराधी। ठीक है प्रदीप जी, बहुत संक्षेप में सुनिए, अब एक मिनट दोनों आप सुनिए। प्रदीप जी, बहुत संक्षेप में बता दीजिए कि वो कौन से 8 काम हैं जो केंद्र की वजह से आपके अटके हुए हैं, जो वादे पूरे होने में नहीं आ रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए। राखी राठौड़ मैडम सूचित करेंगे, इनकी पार्टी के सांसद कल बैठ रहे हैं दिल्ली में एक साथ। ये हमारी प्रदेश की सब कमेटी थी, घोषणा सब कमेटी, उसके अध्यक्ष हैं हमारे कल्ला जी। उन्होंने इस संबंध में पत्र भी लिखा है और वो सारी चीज मांगे थी वो उन्होंने इस पत्र में उल्लेख किए हैं और उसमें सारी बात करके सरकार लिख चुकी है। और उन्होंने उनको कहा है कि समय रहते सरकार के काम होने से पहले ये 8 जो बिंदु हैं उन पर काम करे, सरकार इस पर फंड जारी करे और सरकार की मान्यता देते हुए इसे काम कराए। ये अनुरोध सरकार ने किया है अपने स्तर। वो बिंदु क्या है वो ठीक से आपने भी देखे नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको, वो जीएसटी से रिलेटेड है, वो रेलवे से रिलेटेड है, वो तमाम दूसरे ऐसे पहलू हैं जो सीधे सीधे केंद्र सूची के विषय हैं या समवर्ती सूची के विषय हैं। और राखी राठौड़ मैडम, कम से कम इस तोहमत से आप लोगों को बचना चाहिए कि केंद्र में जब 24 सांसद आपके हैं और राजस्थान की अगर कहीं कोई हमारी यूं समझ लीजिए कि पैरवी ही क्यों, हम ये अपेक्षा करेंगे कि हमको तो वहां से कुछ अतिरिक्त दिया है तो अतिरिक्त मिले भी, इस तरफ भी आप लोगों को कुछ करना चाहिए। बहुत संक्षेप में एक सवाल का जवाब दीजिए, अवधेशा को दिया। ये जो बात बीच में उठी कि सरकार की आपसी लड़ाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये पिछले दिनों में ये बात उठी थी कि सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए, उसके बाद ये जो घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई या यूं कह लीजिए कि उससे पहले रायशुमारी हुई, क्या ये सरकार के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं बन गई है कि घोषणा पत्र समिति की बैठक के बाद कहा गया कि 64% वादे पूरे हुए और इससे बेहतर हो नहीं सकता था महामारी के इस दौर में, कि 117 विधायकों की रायशुमारी हुई और उसमें से अधिकांश लोगों ने सरकार को क्लीन चिट दी, सरकार के साथ खड़ा होना बताया।
देखिए जेपी जी, ये जो पूरी कवायद है, चाहे वो जन घोषणा पत्र की समीक्षा हो, चाहे विधायकों की रायशुमारी हो, इसका बिल्कुल कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है। और जिस तरह की खींचतान खेमेबाजी कांग्रेस के भीतर चल रही है, उसका भी इस पर प्रभाव है। और इस तरह का जो दोनों चीजों से जो मैसेज गया है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में गया है। और जो मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जो भी होगा, उससे इस पूरी खींचतान पर से किस तरह से निपटा जाएगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उस पर अंतिम मोहर लग जाएगी। और मेरे हिसाब से जो सरकार का बाकी बचा हुआ समय है, वो वाकई में गवर्नेंस पर ध्यान देने में जाएगा। क्योंकि अभी जो आपने राखी जी से पूछा था, राखी जी बोल रही थी इस बात को कि सरकार जो आपस में इनकी खींचतान थी, उसका निश्चित रूप से गवर्नेंस पर असर पड़ता है, इस तरह के मामले होते हैं। तो चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। अंदर सड़कों का ये